हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल आपके सामने आ गया हूँ प्रयास सीरीज़ का नेक्स्ट सेशन लेकर। तो जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बच्चों, मेरा नाम है विकास अग्रवाल, मैं फिजिक्स टीचर हूँ। मैं 2008 का IIT खड़गपुर का ग्रेजुएट हूँ। मैंने बीटेक किया है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में और उसके बाद से मैं टीचिंग इंडस्ट्री में ही हूँ और मैं बच्चों को IIT JEE के लिए पढ़ाता हूँ और NSCGS के लिए भी पढ़ाता हूँ। और अभी मैं करंटली वेदांतु में टॉपर डिवीजन को हेड कर रहा हूँ। तो बच्चों, हम लोग जो प्रयास सीरीज़ कर रहे हैं उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। और इन टॉपिक्स में से हमने ये वाला टॉपिक कवर कर लिया है, ये हमने कवर कर लिया है कैलकुलस और वेक्टर्स, और अभी हम लॉज ऑफ मोशन पे चल रहे हैं। तो जो प्रीवियस सेशन था उसमें मैंने लॉज ऑफ मोशन में आपको जो न्यूटन्स लॉज हैं उनका स्टेटमेंट बताया था और उसके अलावा हम लोगों ने कुछ कॉमन फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। कॉमन फोर्सेस में हमने mg और नॉर्मल इन दोनों फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा NSCGS रैंकर्स 2024 बैच के बारे में, जो कि 8 अप्रैल को स्टार्ट हो चुका है। तो इस बैच के अंदर हम 2024 NSCGS एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं और इस बैच की जो खासियत है, जो फीचर्स है इस बैच के, यू विल गेट 150 प्लस लाइव सेशंस इन दिस बैच एंड एवरी वीक देयर विल बी 2 सेशंस, मिनिमम 2 सेशंस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जरूरत पड़ने पर हम एक्स्ट्रा सेशंस भी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और आप लोगों के जो टेस्ट होंगे रेगुलरली आपके टेस्ट होते रहेंगे NSCGS पैटर्न के ऊपर। तो हर ऑल्टरनेट संडे आप लोगों का टेस्ट होगा। ऑफकोर्स जो टीचर्स हैं उनकी मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको मिलेगी। आपको हम एक टेलीग्राम ग्रुप का भी पार्ट बनाएंगे, जिस टेलीग्राम ग्रुप में इसी बैच के और भी बच्चे प्रेजेंट होंगे, जिससे कि आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सको, वहाँ पे एकेडमिक डिस्कशन हो सके, आप अपने डाउट्स वहाँ पे पूछ सको। और इस ग्रुप में टीचर्स भी एडेड रहते हैं, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप टीचर्स को भी टैग कर सकते हैं और टीचर्स भी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, सैम क्या होता है? सैम इज स्टूडेंट्स एकेडमिक मेंटर। सो देयर विल बी अ पर्सन हु विल बी डेजिग्नेटेड। आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनको बता सकते हैं और वेदांतु में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जिस भी पर्सन से कनेक्ट करना है वो आपको कनेक्ट करवा देंगे। सो द सैम इज गोइंग टू बी योर वन पॉइंट कॉन्टैक्ट फॉर एनी इश्यूज दैट यू आर फेसिंग इन वेदांतु। ठीक है, हम आपको तत्व देंगे। तत्व इज आवर बुकलेट्स। ठीक है, जो NSCGS की बुकलेट्स है इनकी सॉफ्ट कॉपी हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और इसी में क्वेश्चंस वगैरह होंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो लैंग्वेज होगा बैच का वो होगा इंग्लिश, यानी कि टीचर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स यूज करेंगे एज पर देयर कन्वीनियंस, बिकॉज इससे टीचर्स काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हैं, उनको समझाने में आसानी होती है। ठीक है बच्चों, अब आती है बात की व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बैच। तो इस बैच की जो प्राइस है दिस इज 4,444 रुपीज, बट बाय यूजिंग दिस कोड okay you can avail a discount of 10% which will make the price of this batch around 4,000 rupees। ठीक है, आप कैसे ज्वाइन करेंगे इस बैच को? तो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उस लिंक पे ऊपर क्लिक करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, विद दैट इंफॉर्मेशन लेट्स बिगिन आवर टुडेज एकेडमिक कंटेंट। तो हम लोग लॉज ऑफ मोशन में ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। इनमें से हमने स्टेटमेंट ऑफ लॉज ये प्रीवियस सेशन में देख लिया है और अभी जो ऑनगोइंग चीज़ है, ठीक है, वो है कॉमन फोर्सेस के बारे में। तो हमने mg और नॉर्मल इन दोनों फोर्सेस को हमने प्रीवियस सेशन में कवर किया था। अब इसके आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज हम कितना कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टेंशन फोर्स की। ठीक है, तो टेंशन फोर्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो टेंशन फोर्स क्या होता है? ठीक है, तो जनरली टेंशन का जो इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये होता है स्ट्रिंग्स के द्वारा। ठीक है, मतलब कि स्ट्रिंग जो है, ठीक है, उनमें जो फोर्स आता है उसको हम टेंशन कहते हैं। टेंशन का मतलब होता है खिंचाव। ठीक है, तो जब एक स्ट्रिंग लूज पड़ी होती है तो वो उसके अंदर कोई फोर्स नहीं होता, मतलब कि वो किसी पे फोर्स नहीं लगा रही होती और कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा होता। ठीक है, बट जब एक स्ट्रिंग टॉट है, तनी हुई है, तो वो स्ट्रिंग फोर्स लगा रही होती है, उस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन। ठीक है, तो टेंशन का जो फोर्स है वो स्ट्रिंग के केस में आएगा और जिस स्ट्रिंग को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, मोस्टली दोज स्ट्रिंग्स आर कंसिडर्ड लाइक मोस्टली वी विल अज्यूम दैट strings will be considered as massless and inextensible। ठीक है, यानी कि जिन डोरियों की हम बात करेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टीज़ गिवन ही होंगी, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर ये प्रॉपर्टी गिवन होती है। तो हम स्ट्रिंग्स को जनरली मासलेस मानते हैं और इनएक्सटेंसिबल मानते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि ये हैं सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस, मतलब कि ये
क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब सिचुएशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम हैवी स्ट्रिंग यानी कि जिनमें मास है उन स्ट्रिंग के साथ डील नहीं कर सकते, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन हम चीज़ों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो पहले ये सीख लेते हैं कि मासलेस स्ट्रिंग के साथ कैसे डील करना होता है, उसके बाद हम लोग जब न्यूटन्स लॉ की थोड़ी समझ हमें आ जाएगी तो फिर हम ये बात अप्रिशिएट कर पाएंगे, हम इस बात को समझ पाएंगे कि हैवी स्ट्रिंग्स के साथ कैसे डील करना होता है, ठीक है। एकदम से अगर हम बहुत सारी जनरल सिचुएशंस को एड्रेस करना स्टार्ट कर देंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो हम पढ़ने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि हम एक सिचुएशन लेते हैं और उसमें काफ़ी सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस को रखते हैं, ठीक है, ताकि हमें चीज़ें समझ में आए, और फिर एक एक करके अजम्पशंस को हटाते चले जाते हैं ताकि हम थियोरेटिकल एस्पेक्ट से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ मूव कर पाएं, ठीक है। तो अभी के लिए हम जिन स्ट्रिंग्स की बात करेंगे उनको मासलेस कंसिडर किया जाएगा और इनएक्सटेंसिबल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। आप कहोगे कि सर रियलिटी में तो कोई स्ट्रिंग मासलेस नहीं होती, हाँ नहीं होती है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, एक बार सीखते हैं, फिर हैवी स्ट्रिंग में क्या करना है वो भी सीख लेंगे, पहले लाइट स्ट्रिंग के साथ क्या करना होता है वो सीखते हैं, ठीक है। तो टेंशन का फोर्स जो है वो स्ट्रिंग लगाएगी और स्ट्रिंग जो हम कंसिडर करेंगे वो मासलेस और इनएक्सटेंसिबल होगी, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। टेंशन जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ठीक है, इट्स अ पुलिंग फोर्स, ठीक है, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। अब इस बात का क्या मतलब है कि टेंशन जो होता है वो एक पुलिंग फोर्स होता है। देखो इस बात को मैं समझाता हूँ। सपोज हमने एक दरवाजे को डोरी से बांध दिया है, ठीक है, मतलब हमारा एक डोरी एक स्ट्रिंग है जिसका एक एंड हमने बांधा है दरवाजे के हैंडल पर, ठीक है, मान लो, और दूसरा हैंडल हमने पकड़ रखा है, ठीक है। तो हम इस डोरी को खींचकर दरवाजे पर फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो दरवाजा बंद है, उसके हैंडल को हमने डोरी से बांध दिया है, मैं डोरी खींच के दरवाजे को खोल सकता हूँ, लेकिन मैं उस डोरी को धकेल कर दरवाजे को शायद बंद नहीं कर पाऊंगा, राइट, रादर शायद नहीं बोलना चाहिए मुझे, हम नहीं कर पाएंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो डोरी जो है, चलो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। तुम एक स्ट्रिंग से किसी वेट को हैंग कर सकते हो, ठीक है, तुमने एक वेट लिया, उसके ऊपर डोरी बांधी, डोरी से उसको लटका दिया, ठीक है, ये तुम कर सकते हो। लेकिन तुम ये नहीं कर सकते कि एक सरफेस पे डोरी बांधकर उस डोरी के ऊपर तुमने ब्लॉक रख दिया और फिर ये ब्लॉक हवा में तना रह जाए, ठीक है। ये काम करने के लिए तुम्हें रॉड चाहिएगी, ठीक है। तो स्ट्रिंग और रॉड में क्या फर्क होता है? स्ट्रिंग केवल खींचने वाला फोर्स लगाती है, केवल पुलिंग फोर्स। जैसे ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो स्ट्रिंग्स को पुल करके नीचे जाने से रोक रही है, लेकिन यहां पे जब ब्लॉक नीचे गिरने की कोशिश करेगा तो स्ट्रिंग उसको पुश करके नहीं रोक पाएगी। इट कैन ओनली एक्सर्ट अ पुलिंग फोर्स। व्हेन वी ट्राई टू एक्सर्ट अ पुशिंग फोर्स यूजिंग अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिकम्स लूज, ठीक है, स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है, वो फोर्स नहीं लगा पाती है। तो स्ट्रिंग जो है वो हमेशा पुलिंग फोर्स ही लगाएगी। इनफैक्ट इससे तुम्हें एक यह आइडिया भी लगेगा कि जब तुम स्ट्रिंग फोर्स को ड्रॉ करोगे, यानी कि टेंशन फोर्स को ड्रॉ करोगे, तो तुम्हें किस तरफ ड्रॉ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक के ऊपर अगर मैं ये पूछता हूं कि क्या स्ट्रिंग ने फोर्स लगाया है, ऑफ कोर्स यू विल से यस, ठीक है। अब सवाल ये है कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया है, तो आर यू विलिंग टू से कि वो फोर्स अपवर्ड ही लगाया होगा, ठीक है, तभी तो ये नीचे गिरने से बचा हुआ है। और इस फोर्स को हम टेंशन कह देते हैं, इसको जनरली टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग का जो फोर्स होता है वो पुलिंग फोर्स है और स्ट्रिंग का फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि बिना कॉन्टैक्ट के स्ट्रिंग फोर्स नहीं लगा पाती है, ठीक है, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी हम आगे चल के कुछ बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो उस समय तुम्हें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से फोर्स कॉन्टैक्ट में क्लासीफाई होंगे और कौन से नॉन कॉन्टैक्ट में। जैसे mg इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, mg फोर्स दूर से भी लग जाता है, ठीक है, मतलब कि किसी चीज को ग्राउंड के, अर्थ के कॉन्टैक्ट में होने की जरूरत नहीं है ताकि उसके ऊपर mg फोर्स लगे, वो तो वैसे भी लग जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब सवाल यह है कि स्ट्रिंग फोर्स को जब हमें ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी तो हम उसे ड्रॉ कैसे करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रिंग फोर्स एक पुलिंग फोर्स होता है, ठीक है, तो टेंशन फोर्स होता है वो एक पुलिंग फोर्स होता है। तो जब भी तुम किसी बॉडी के ऊपर टेंशन फोर्स एक्सर्ट करोगे, ठीक है, व्हाट आर द रूल्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके, रूल्स टू कीप इन माइंड, रूल्स टू कीप इन माइंड व्हाइल ड्रॉइंग टेंशंस। ठीक है, तो पहले रूल्स लिखते हैं, फिर एग्जांपल्स देख के इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पहला रूल ये है कि द एरो विल ऑलवेज बी ड्रॉन ऑन द स्ट्रिंग, द एरो विल ऑलवेज बी ड्रॉन
ऑन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो द एरो विल ऑलवेज बी ड्रॉन ऑन द स्ट्रिंग, पहली चीज। ठीक है, लिख लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। आप लोग भी इसको नोट कर लो, ताकि जब हम पेज पलट के दूसरे पेज पर जब मैं ड्राइंग कर रहा हूं, तो आप अगर रेफर करना चाहो कि हमने क्या रूल्स लिखे थे, तो आप उसको देख पाओ अपनी कॉपी के अंदर। तो द एरो विल ऑलवेज बी ड्रॉन ऑन द स्ट्रिंग। ठीक है, इट विल बी ड्रॉन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्या मतलब है इन बातों का देखते हैं। तो ये दो पॉइंट तुम लिख लो। ठीक है, तो एरो विल बी ड्रॉन ऑन द स्ट्रिंग, इट विल बी ड्रॉन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द स्ट्रिंग। ऑन द स्ट्रिंग हम लिख चुके हैं वैसे। ठीक है, ऑन द स्ट्रिंग हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, लेकिन चलो मैं एक और बार लिख देता हूँ इसको। ठीक है, अब मैं जैसे बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक सिचुएशन है, जैसे कि अभी मैंने जो ड्रॉ करी थी उसी को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को हमने सस्पेंड कर दिया है। अब अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि भाई इस ब्लॉक पे स्ट्रिंग ने कोई फोर्स लगाया है कि नहीं, ऑफ कोर्स यू विल से यस। तो स्ट्रिंग का और ब्लॉक का कांटेक्ट किस पॉइंट पे है वो नोटिस करो। तो स्ट्रिंग का और ब्लॉक का कांटेक्ट इस पॉइंट पर है, यहाँ पे कांटेक्ट है। तो स्ट्रिंग ने ब्लॉक पर जो टेंशन फोर्स लगाया है वो तुम इस पॉइंट पे ड्रॉ करोगे, और अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो मैंने लिखवाए थे, तुम्हें इस पॉइंट पर एक आउटवर्ड एरो ड्रॉ करना है, और वो एरो स्ट्रिंग पर होना चाहिए। इसका मतलब मैं यहां से ऊपर की तरफ एक एरो ड्रॉ कर दूंगा। सो दिस इज द टेंशन फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक, मतलब दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट फोर्स। ठीक है, सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, अलग अलग सिचुएशन बना के देख लेते हैं। सपोज ये एक पुली है। ठीक है, इस पुली को हमने सीलिंग से लटका दिया, और फिर हमने क्या किया, इस पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग ऐसे पास करा दी है। ठीक है, ऐसे पास करा दी है, और हमने यहाँ पे एक ब्लॉक M1 मास का लटका दिया है, यहाँ पे हमने एक ब्लॉक M2 मास का लटका दिया है। ठीक है, तो ये दोनों ब्लॉक मूव करेंगे या नहीं वो एक सेपरेट स्टोरी है। अभी इस बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं कि ये ब्लॉक मूव कर रहे हैं या मूव नहीं कर रहे हैं। व्हाटएवर में बी द केस, चाहे मूव कर रहे हो चाहे मूव ना कर रहे हो, अगर हमसे ये पूछा जाए कि क्या स्ट्रिंग ने ब्लॉक पर कोई फोर्स लगा रखा है, तो आप क्या कहेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आप, अगर मैं पूछता हूं कि क्या स्ट्रिंग ने M1 पे फोर्स लगा रखा है, यस। क्या स्ट्रिंग ने M2 पे फोर्स लगा रखा है, यस। सो हाउ विल वी ड्रॉ द फोर्स बाय द स्ट्रिंग ऑन M1। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि स्ट्रिंग और M1 का कॉन्टैक्ट कहां पर हो रहा है। तो आई बिलीव दिस इज द पॉइंट जो आप लोगों ने पहचाना होगा। अब इस पॉइंट से आपको आउटवर्ड एरो ड्रॉ करना है ऑन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहां से ये जो एरो है इसको मैं T1 का नाम दे देता हूं। ठीक है, सो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक M1। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि नहीं, अच्छा चलो ये बताओ कि इस स्ट्रिंग ने M2 पर किस डायरेक्शन में, मतलब रिप्रेजेंट दैट फोर्स जो कि स्ट्रिंग ने M2 पे लगाया है। तो M2 और स्ट्रिंग के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो है यहाँ पर। तो अगेन आउटवर्ड एरो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग विल बी एन एरो ड्रॉन लाइक दिस। सो दिस विल बी T2। अरे अब ये T1 T2 क्या ये अलग अलग टेंशन है, क्या ये सेम टेंशन है, वो सारी बातें मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं तुम्हें एरो ड्रॉ करना सिखा रहा हूं। ठीक है, हाँ, मतलब एक एक करके स्टेप वाइज चीजों को सीखेंगे। तो पहले एरो को सही डायरेक्शन में ड्रॉ करना सीख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस पे एक और बात आती है कि क्या ये स्ट्रिंग पुली पर भी फोर्स लगा रही है। मतलब सोच के देखो कि इस स्ट्रिंग को अगर काट दें तो क्या पुली पर जो डाउनवर्ड फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा, मेरे ख्याल से तो हो जाएगा। तो क्या ये स्ट्रिंग पुली पर फोर्स लगा रही है, तो द आइडिया इज यस। ठीक है, स्ट्रिंग जिस भी चीज के कांटेक्ट में आती है, वो जिस भी चीज को टच करती है, हर उस चीज पे फोर्स लगा देती है। वो टच करेगी तो फोर्स लगा देगी। ठीक है, तो अब अगर मुझे देखना है कि अच्छा इस स्ट्रिंग ने पुली पे कितना फोर्स लगाया वो बताओ, तो स्ट्रिंग का पुली के साथ जहां पे कांटेक्ट हुआ है, जैसे यहां से कांटेक्ट स्टार्ट हुआ है, फिर इस पूरी जगह पे कांटेक्ट रहा है, और फिर यहां पे खत्म हुआ है। तो ये जो स्टार्ट और एंड कांटेक्ट पॉइंट्स है इनको नोटिस करो। ठीक है, जब मान लो बहुत ज्यादा किसी लेंथ के ऊपर कांटेक्ट अगर बना हुआ है, तो उस पूरी लेंथ का स्टार्ट और एंड पॉइंट नोटिस कर लो कौन सा है, और इन पॉइंट्स पर वही रूल अप्लाई कर दो जो हमने नीचे किए थे। यानी कि इस पॉइंट पर अगर स्ट्रिंग ने पुली पर टेंशन लगा रखा है तो किस डायरेक्शन में लगा रखा है, इस पॉइंट से आउटवर्ड एरो स्ट्रिंग के ऊपर, तो वो नीचे की तरफ। तुम बोलोगे सर स्ट्रिंग के ऊपर भी है, तो ये जो पार्ट पूरी पुली के साथ कांटेक्ट में है ना, इसको तुम स्ट्रिंग का पार्ट मानो ही मत। मतलब इट इज गुड, इट कैन बी डन कि हम इसको स्ट्रिंग का पार्ट ना मानकर इसको पुली का पार्ट मान ले हम। ठीक है, दैट्स एक्चुअली अ गुड आइडिया।
तो ये जो लेंथ किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है उस लेंथ को स्ट्रिंग का पार्ट मानो ही मत, क्योंकि अगर तुम ऐसे सोच रहे हो तो इस पॉइंट से तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें एरो किधर ड्रॉ करना चाहिए, तो नीचे की तरफ। ठीक है, सिमिलरली अच्छा इसका नाम मैं T3 रख देता हूँ। अब ये T1 T3 इक्वल है या नहीं वो सब बात की बातें हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे वापस मैं नीचे की तरफ एरो और ये T4 हो जाएगा। तो देखो ये मेरे ख्याल से जो मैंने एग्जांपल्स कराए हैं ये दे आर गुड इनफ, दे आर सफिशिएंट टू एक्चुअली लेट यू नो कि टेंशन कैसे ड्रॉ करनी चाहिए। लेकिन ठीक है, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस कराने के लिए मैं कुछ और एग्जांपल्स भी लेता हूँ। ठीक है, जैसे देखो एक सिचुएशन लेते हैं। सपोज हमने क्या किया, सीलिंग से एक स्ट्रिंग ऐसे बांधी। ठीक है, सीलिंग से एक स्ट्रिंग ऐसे बांधी, यहाँ पे गांठ है, गांठ समझते हो, नॉट। ठीक है, इस नॉट से एक स्ट्रिंग ऐसे बांधी और फिर ब्लॉक यहाँ पे लगा दिया हमने। ठीक है, ये एक सिचुएशन देखो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना कि स्ट्रिंग के अंदर अगर ऐसे किंक आ रहा है, किंक मतलब समझ लो, मतलब एकदम कोना, तो ये तभी हो सकता है जब स्ट्रिंग में गांठ हो। ठीक है, गांठ हो या मतलब कि यहाँ पे स्ट्रिंग के चेंज होने की संभावना हो। ठीक है, तो जनरली हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें ये अज्यूम कर लेना चाहिए कि देयर आर 3 डिफरेंट स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग है, मतलब गांठ है तो अलग स्ट्रिंग मान लो। ठीक है, तो 1 स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग, 3 स्ट्रिंग। तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा आप देखो, मतलब कि जैसे क्या किसी भी स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का नाम रख देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो क्या किसी भी स्ट्रिंग ने एम पर फोर्स लगा रखा है? ठीक है, तो अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या किसी स्ट्रिंग ने एम पर फोर्स लगा रखा है, मेरे ख्याल से आप यस बोलेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अच्छा किस स्ट्रिंग ने लगा रखा है ये बताओ। ठीक है, यहां पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्या स्ट्रिंग 3 ने फोर्स लगा रखा है एम पर? यस। क्या स्ट्रिंग 1 ने फोर्स लगा रखा है एम पर? नो। स्ट्रिंग 1 का कोई कांटेक्ट ही नहीं है एम से, और स्ट्रिंग फोर्स तो कांटेक्ट फोर्स है। स्ट्रिंग जो कांटेक्ट में है वही फोर्स लगाएगी, कोई दूसरी स्ट्रिंग फोर्स नहीं लगाएगी। तो इस एम के ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है वो स्ट्रिंग 3 ने ही लगाया है, 1 ने कोई फोर्स नहीं लगाया है। तो अगर मैं कहता हूं कि अच्छा एम पर जितना भी टेंशन है वो ड्रॉ करके दिखाओ, एम पर टेंशन, यानी कि अच्छा नोटिस करो हम टेंशन की बात कर रहे हैं इसलिए मैं टेंशन ड्रॉ कर रहा हूं, मैं एमजी ड्रॉ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एमजी की बात नहीं हो रही भाई। जब एमजी की बात होगी या जब हम सारे फोर्सेस के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं एमजी भी ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूंगा। अभी मेरा फोकस है तुम लोगों को टेंशन ड्रॉ करना सिखाना, तो मैं टेंशन की ही बात कर रहा हूं, मैं किसी दूसरे फोर्स की बात नहीं कर रहा। इस बात को कृपा करके ये अज्यूम मत कर लेना कि दूसरे फोर्स एक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, और भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। हम एक एक करके सारे फोर्सेस को सही तरीके से ड्रॉ करना सीख ले, उसके बाद हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे जब हम एक साथ सारे फोर्सेस के बारे में बात कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं अगर एम के ऊपर जो टेंशन फोर्स लग रहा है उसके बारे में सोचूं तो मैं कहूंगा कि भाई यहां पर है कांटेक्ट पॉइंट, तो यहां से ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देंगे, इसको कह देते हैं T3। ठीक है, अब सोचो ये जो गांठ है, क्या इस गांठ पर, इस नॉट पर फोर्स लग रहा है टेंशन के? यस। इस नॉट पर 3 स्ट्रिंग आके कनेक्ट हो रही है, तो तीनों स्ट्रिंग के लिए ये कांटेक्ट पॉइंट है। तो स्ट्रिंग 1 इस नॉट पे जो फोर्स लगाएगी वो लगाएगी ऐसे। आई होप तुम लोगों को अब समझ में आ रहा है। स्ट्रिंग 2 लगाएगी ऐसे और स्ट्रिंग 3 लगाएगी ऐसे। नोटिस करो कि इस पॉइंट पे स्ट्रिंग 3 का फोर्स नीचे की तरफ है, लेकिन इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ है। तो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द टेंशन फोर्सेस। अच्छा, क्या स्ट्रिंग 1 ने सीलिंग के ऊपर फोर्स लगा रखा है? हाँ जी हाँ, ये सीलिंग के कॉन्टैक्ट में यहाँ पर है, तो ये एरो बन जाएगा सीलिंग का। क्या यहाँ पर फोर्स लगा रखा है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो अब अगर हमको एरो सही तरीके से बनाना आ गया तो मैं नेमिंग की भी बात कर लेता हूँ। नेमिंग की बात करने का मतलब, मैंने भी आपसे कहा था कि हम मासलेस स्ट्रिंग्स को डील करेंगे। तो मासलेस स्ट्रिंग्स में क्या होता है कि आप टेंशन्स को एक सेम स्ट्रिंग के अंदर सेम टेंशन मानी जा सकती है। ठीक है, अगेन इसमें काफ़ी और नुआंसेस हैं, सटलिटीज़ हैं। अभी के लिए अपन ये मान लेते हैं कि मासलेस स्ट्रिंग के अंदर 2 पॉइंट्स जिनके बीच में कोई तीसरी कोई ऑब्जेक्ट टच नहीं कर रहा है, उन सारे पॉइंट्स के बीच में टेंशन सेम मान सकते हैं। यानी कि हम T1 को T3 के इक्वल मान सकते हैं और हम T2 को T4, मतलब तुम इनके लिए सेम नाम भी यूज कर सकते थे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने T1 बना दिया और यहाँ पे भी T1 ही बना दिया, क्योंकि इनके बीच में कोई दूसरा कॉन्टैक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों टेंशन सेम होगी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे T2 बनाया था, यहाँ पे T2 बना दिया, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। यहाँ पे T3 बनाया था, यहाँ पे T3 बना दिया, क्योंकि बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ दी टेंशन फोर्सेस। आ रहे समझ में बच्चों? ठीक है, तो ये तो टेंशन की बात हो गई। ठीक है, एक एग्जांपल और करना है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। तो इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं 1 पुली है, ये मान लेते हैं 2 पुली है, और ये हमने सीलिंग से लटका रखी है। सीलिंग से लटकाने के लिए हम इनको स्ट्रिंग्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम इनको रॉड्स भी, चलो मैं इनको रॉड्स की तरह ट्रीट कर लेता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, एंड लाइक दिस। ठीक है,
तो ये सिचुएशन है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे भी एक पुली है, ठीक है। स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है। जैसे यहाँ से स्ट्रिंग ऐसे आई, फिर इसके ऊपर चक्कर लगाया, फिर यहाँ से यहाँ चली गई, ठीक है। फिर इसके ऊपर चक्कर लगाया, ठीक है। फिर यहाँ से एक ब्लॉक सस्पेंड कर दिया हमने, M2 मास का मान लेते हैं। यहाँ से एक ब्लॉक सस्पेंडेड है, ठीक है, इसको M1 मास का मान लेते हैं। और यहाँ से एक ब्लॉक सस्पेंडेड है, इसको M3 मास का। तो ये एक स्ट्रिंग और पुली अरेंजमेंट हमको दे दिया है, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि अच्छा भाई बताओ तुम, ये जो लंबी वाली स्ट्रिंग नज़र आ रही है, इस स्ट्रिंग ने क्या M3 पे फोर्स लगाया है? अगर हाँ तो ड्रॉ करो, ये M3 का फोर्स हो गया। क्या इस स्ट्रिंग ने M2 पर फोर्स लगाया है? तो M2 को यहाँ टच कर रही है, तो ये हो गया। क्या इस स्ट्रिंग ने इस पुली पर फोर्स लगाया, ये वाली पुली? हाँ, तो इस पुली के साथ इस पूरी लेंथ पे कांटेक्ट है, तो ये दो एंड्स हो गए, तो इन एंड्स पर ड्रॉ करना होता है। तो इन एंड्स पर अवे फ्रॉम देम ऑन द स्ट्रिंग एरो ड्रॉ होगा, तो ये टेंशन और ये टेंशन ड्रॉ हो जाएगी। क्या इस स्ट्रिंग ने इस पुली पर फोर्स लगाया है? तो इस पुली पर ये स्टार्ट है, ये एंड है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ और यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है। क्या इन दोनों इस पे लगाया है? बिल्कुल लगाया है, ठीक है। समझ आ रहा है? सो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ द टेंशन फोर्सेज ऑफ द लॉन्गर स्ट्रिंग ऑन एवरीथिंग दैट इट इज टचिंग, ठीक है। आ रहा समझ में? तो क्या M1 पर कोई टेंशन फोर्स नहीं लगा? M1 पे लगाया भाई, ये वाली लगाया, ये दूसरी एक स्ट्रिंग है, इसने लगाया है, ठीक है। तो आई होप आपको टेंशन फोर्सेस ड्रॉ करना क्लियर है। अगर टेंशन फोर्सेस ड्रॉ करना क्लियर है तो हम आगे बात करते हैं एक और फोर्स की, विच इज़ कॉल्ड अ स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स की बात करने के लिए सबसे पहले हमें स्प्रिंग के बारे में बात करनी चाहिए। तो स्प्रिंग होती क्या है? तो आई थिंक दिस इज समथिंग जो आप लोगों ने सबने देखी है, ठीक है। मतलब एक मेटल, जनरली मेटल वायर से बना हुआ इस शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्प्रिंग कहा जाता है, ठीक है। तो अगेन वी विल अज्यूम दैट वी आर डीलिंग विथ मासलेस स्प्रिंग्स, ठीक है। वी विल अज्यूम दैट वी आर डीलिंग विथ मासलेस स्प्रिंग। ज़रूरी नहीं है स्प्रिंग मासलेस हो, लेकिन हम मान लेते हैं कि हम मासलेस स्प्रिंग से डील करते हैं। एंड ठीक है, स्प्रिंग ओबेज हुक्स लॉ, इट ओबेज हुक्स लॉ। अब ये क्या होता है बताता हूँ मैं, ठीक है। स्प्रिंग ओबेज हुक्स लॉ, ये क्या चीज़ है इसको बताया जाएगा, ठीक है। देखो नोटिस करो इस बात को। सपोज हमने स्प्रिंग का एक एंड दीवार से बांध दिया है, ठीक है, और अभी हमने कुछ भी नहीं कर रखा है। तो नेचुरली स्प्रिंग की जो लेंथ होती है, मतलब कि बिना हमारे किसी फोर्स को लगाए स्प्रिंग जिस नेचुरल लेंथ में है, इसको कहा जाता है नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। इसको कहते हैं नेचुरल लेंथ, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इस स्प्रिंग को इलोंगेट करना चाहूँ, ठीक है, आई होप यू ऑल कैन इमेजिन कि इसको इलोंगेट करने के लिए हमें इसे खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम इलोंगेट करना चाहेंगे तो सर्टेनली हमें इसके ऊपर कुछ फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा। ये समझ आ रहा है? ये फोर्स हमने लगाया है, ठीक है, ये फोर्स हमने लगाया है स्प्रिंग के ऊपर, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अगर मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, तो स्प्रिंग को इलोंगेट करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये जो फोर्स होता है, अच्छा ये फोर्स हमने स्प्रिंग के ऊपर लगाया है। अगर मैं उल्टा पूछ लूँ कि स्प्रिंग ने क्या मेरे हाथ पे फोर्स लगाया है, बाय न्यूटन थर्ड लॉ, यस। तो स्प्रिंग ने मेरे हाथ पे भी फोर्स लगाया होगा जो कि इसके इक्वल होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब मैं स्प्रिंग को इधर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ तो स्प्रिंग मुझे उधर खींचने की कोशिश कर रही है, स्प्रिंग मेरे हाथ को उधर खींचने की कोशिश कर रही है विद द सेम फोर्स, ठीक है। तो ये जो मैं F लिखा रहा हूँ ये है एक्सटर्नल फोर्स जो कि हमने खींचने के लिए लगाया है। इतना ही फोर्स स्प्रिंग एक्सटर्नल एजेंट पे लगा देगी। तो ये जो फोर्स होता है दिस इज प्रोपोर्शनल टू x, दैट मीन्स तुम जितना ज़्यादा x को बढ़ाओगे, ठीक है, तुम जितना ज़्यादा स्प्रिंग को डिफॉर्म करोगे उतना ज़्यादा फोर्स तुम्हें लगाना पड़ेगा। इस इक्वेशन को ही हुक्स लॉ कहा जाता है, ठीक है, दैट डिफॉर्मेशन इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और यहाँ पे जो तुम्हें K नज़र आ रहा है, ठीक है, जो तुम्हें K नज़र आ रहा है दिस K, ठीक है, दिस K इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्प्रिंग। मतलब कि ये अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो अगर हमने एक एंड को फिक्स कर दिया है और दूसरे एंड पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो जितना भी इलोंगेशन हम करना चाहेंगे तो ये सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे सपोज करो एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, सपोज
हमको एक स्प्रिंग दे दी है, ठीक है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है समझ में। अब हमसे कहा गया कि भाई बताओ कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू इलोंगेट इट बाय 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू इलोंगेट स्प्रिंग बाय 5 सेंटीमीटर। क्या जवाब दोगे? ठीक है, मतलब हम मान लेते हैं एक एंड को दीवार पे फिक्स कर देंगे, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी। अब दूसरे एंड पे हमने फोर्स लगाया है, ठीक है, जिससे कि इलोंगेशन हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हमने जो फोर्स लगा रखा होगा उस फोर्स को हम कहेंगे 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी कि 500 न्यूटन। देखो आ रहा है क्या समझ में? मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट किस तरह से यूज़ किया जाता है समझ में आ रहा है? स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी एंड देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट द फोर्स, ठीक है। सो स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से लगाए जाते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो इनको यूज़ करेंगे हम, ठीक है। आ रहा है समझ में? यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ठीक है, सो दीज आर सम कॉमन फोर्सेस, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग के बारे में एक बात और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ठीक है। ये वाली जो बात बता रहा हूँ मैं, ये सुपर इंपॉर्टेंट बात है, मतलब कि ठीक है, ये बात वो है जो कि हर बच्चा जहाँ पे गलती कर ही देता है। क्या है ये बात? कि फॉर अ मासलेस स्प्रिंग, ठीक है, फोर्स exerted by spring on both its end is always equal and opposite of course। क्या मतलब है इस बात का? पिछली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमने स्प्रिंग के ऊपर अगर एफ फोर्स ऐसा लगा रखा था तो स्प्रिंग ने हमारे ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा रखा होगा, एफ, ये स्प्रिंग ने लगा रखा है। क्या दूसरे एंड पे, क्या स्प्रिंग के इस एंड ने दीवार पर भी फोर्स लगा रखा है क्या? तो यस, और दीवार पर फोर्स इधर लगा रखा है ऐसे। तो स्प्रिंग के दोनों एंड पर हमेशा, स्प्रिंग के दोनों एंड पर हमेशा इक्वल फोर्स होता है, ऑपोजिट होता है, ठीक है। और ये दोनों फोर्स, क्या ये दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? नहीं, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। कोई भी दो फोर्स जो इक्वल एंड ऑपोजिट हो, जरूरी है कि वो एक्शन रिएक्शन पेयर हो। ये एफ क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है वो फोर्स जो स्प्रिंग ने दीवार पे लगाया है, ठीक है। तो दीवार भी स्प्रिंग पे फोर्स लगा रही है, ठीक है, जिसको मैं रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये जो रेड कलर के फोर्सेज हैं, दे आर इंडिकेटिंग द फोर्सेज ऑन द स्ट्रिंग। ये फोर्स दीवार ने लगाया है, ये फोर्स हमने लगाया है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर के एरोज है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट कर रहे हैं वो फोर्स जो स्प्रिंग ने लगाए हैं, क्योंकि हमने स्प्रिंग पे फोर्स लगाया तो स्प्रिंग ने हम पे लगा दिया, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, ठीक है, क्योंकि दीवार ने स्प्रिंग पे लगाया, दीवार स्प्रिंग पे फोर्स लगा रही है, भाई लगा रही है, तभी तो ये एंड आगे नहीं जा रहा। अभी यहाँ पे अगर दीवार नहीं होती और तुम एक तरफ से पड़ के स्प्रिंग को खींचते तो स्प्रिंग इलोंगेट नहीं होती, शिफ्ट हो जाती। समझ में आ रही बात? तो इसको शिफ्ट होने से रोकने के लिए दीवार ने पकड़ रखा है स्प्रिंग को, तो दीवार ने इधर की तरफ फोर्स लगा रखा है, तो स्प्रिंग ने दीवार पर उधर की तरफ फोर्स लगाया। तो ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, लेकिन दोनों ब्लू एरोस को हम आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं कह सकते और दोनों रेड एरोस को आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं कह सकते। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, थोड़ी सी सटल पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इन सटल पॉइंट्स के नहीं पता होने की वजह से ही मैंने देखा है कि बच्चे 11th और कई बार तो जेई तक भी स्ट्रगल करते रहते हैं, मतलब उनकी कन्फ्यूजन ही दूर नहीं होती है उनकी, क्योंकि उनको बचपन में ऊट पटांग चीज़ें सिखा दी जाती हैं। तो तुम ऊट पटांग चीज़ें मत सीखो, मैं तुम्हें एकदम परफेक्ट जो सही चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी हो सकता है तुम्हारे कॉमन सेंस को कॉन्ट्राडिक्ट करे, लेकिन सही यही है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ उसके ऊपर मैं एक एग्जाम्पल और कराता हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। तो सपोज ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है लेट्स से 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ये एक और आइडेंटिकल स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी ऑफ कोर्स सेम हो गया, क्योंकि हम आइडेंटिकल कह ही रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने ऊपर वाली स्प्रिंग का एक एंड लगाया दीवार पर,
ठीक है, इस वाली स्प्रिंग का एक एंड लगाया दीवार पर और फिर फोर्स एक्सर्ट कर दिया, ठीक है, सपोज हमने 200 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करा, ठीक है, तो ये स्प्रिंग 1 थी, ये स्प्रिंग 1 के साथ हमने ऐसा करा, ठीक है, और स्प्रिंग 2 के साथ हमने क्या करा, स्प्रिंग 2 के साथ हमने दोनों तरफ फोर्स एक्सर्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे एक्सर्ट कर दिया 200 न्यूटन का और यहाँ पे भी एक्सर्ट कर दिया 200 न्यूटन का, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये स्प्रिंग 2 है, तो स्प्रिंग 1 के एक एंड को मैं दीवार पे लगाकर दूसरे एंड को खींच रहा हूँ 200 न्यूटन से, और स्प्रिंग 2 के मैं दोनों एंड्स को पकड़ के खींच रहा हूँ 200 न्यूटन से, ठीक है, दोनों स्प्रिंग से स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल है। तो क्या लगता है बच्चों, कौन सी स्प्रिंग ज़्यादा इलोंगेट होगी, कौन सी स्प्रिंग में ज़्यादा इलोंगेशन हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर देखने से पहले, ठीक है, तुम चाहो तो कमेंट, तुम चाहो तुम ऐसा करो बच्चों, ठीक है, इसको आंसर करने से पहले तुम कमेंट में लिखो कि तुम्हारा ऑप्शन क्या था, कि मेरा क्वेश्चन है कि कौन सी स्प्रिंग में ज़्यादा इलोंगेशन होगा, ठीक है। सो वॉट एवर यू आर थिंकिंग, कमिट योर सेल्फ टू योर थॉट बाय राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल टेल यू कि दोनों स्प्रिंग्स में इलोंगेशन इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हमने 200 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, यहाँ पे क्या होगा, जब तुम इधर 200 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ये वॉल अपने आप ही 200 न्यूटन का फोर्स लगा देगी, मतलब लगाना ही पड़ेगा क्योंकि नेट फोर्स ऑन द स्प्रिंग हैज़ टू बी जीरो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वॉल का काम क्या होता है, वॉल का काम है इस एंड को रोक के रखने के लिए जितना भी फोर्स चाहिए उतना लगा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली कह दिया, यहाँ पे मैंने इम्प्लिसिटली कह दिया, ये दोनों सिचुएशन अदरवाइज आइडेंटिकल ही हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को तो यही कन्फ्यूजन होता है कि ये आइडेंटिकल सिचुएशन है या नहीं। तो एज फार एज द फोर्सेज एंड द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इज कंसर्न, दीज टू सिचुएशंस आर आइडेंटिकल, कीप दैट इन माइंड, ठीक है। ये दोनों सिचुएशन आइडेंटिकल सिचुएशन है, क्लियर बच्चों, ये याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब कि अगर आपको ये एग्जाम्पल याद रहेगा तो बहुत बार आप अपने दिमाग में होने वाली कंफ्यूजन को इस एग्जाम्पल को रिकॉल करके दूर कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। ऑलराइट, तो हमने आज क्या सीखा, हमने टेंशन फोर्स ड्रॉ करना सीखा, हमने स्प्रिंग फोर्स के बारे में सीखा। अब हम आज सीखेंगे FBD को ड्रॉ करना, ठीक है। FBD होता है फ्री बॉडी डायग्राम, तो नेक्स्ट हम सीखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है। तो FBD रेफर्स टू फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, जिसको कि हम शॉर्ट में FBD कहते हैं, ठीक है। तो FBD आखिर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले FBD, व्हाट इज FBD, ठीक है। सो फ्री बॉडी डायग्राम इज अ फिगर, ओके, डिपिक्टिंग all the forces acting on the body, ठीक है। फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, इट इज अ फिगर डिपिक्टिंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन है, इसको समझते हैं जरा, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम इज अ फिगर डिपिक्टिंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। तो देखो इट्स अ फिगर डिपिक्टिंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो मैं पहले आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर एग्जांपल्स करके इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप होता है चूज योर बॉडी, ठीक है। मतलब कि तुम अपने माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी लेकर आओ कि तुम किस चीज़ का FBD बनाना चाहते हो, ठीक है। तो FBD बनाना हम स्टार्ट करें उससे पहले हमको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम किसका FBD बनाना चाहते हैं। अगर अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा, पहले स्टेप्स लिख लो। दूसरा, ठीक है, एनसर्कल द बॉडी, ठीक है। अगेन क्या मतलब है करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। सो दिस विल हेल्प यू नोटिस all the contact points. This will help you in noticing all contact points. Okay, this will help you in noticing all the contact points. So choose your body, encircle the body. This will help you noticing all the contact points on the body, ठीक है। आप स्टेप्स लिखिए, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा अभी, ठीक है। बाकी स्टेप्स लिख के रखिए ताकि जब मैं समझाना स्टार्ट करूं तो आपको स्टेप्स आपके सामने हो, मतलब कि उस समय मैं स्लाइड चेंज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो दिस वाज सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, वंस यू हैव नोटिस्ड ऑल द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स यू शुड ड्रॉ द कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ओके, ड्रॉ द कॉन्टैक्ट फोर्सेस।
Once you have drawn the contact forces, then you draw the non-contact forces. Okay, and if need be, draw pseudo force. ठीक है, pseudo force याद है क्या होता है? ये हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में जब कमेंट्स लिखे थे उसमें से एक कमेंट में था. ठीक है, सो जो फिफ्थ स्टेप है ये नीड बेसिस पे करना होता है. ज़रूरत होगी तो करेंगे, ज़रूरत होगी तो नहीं करेंगे. फिलहाल तुम ये मान के चलो कि फिफ्थ स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली. अभी मैं जितने भी एग्जांपल लूँगा उसमें फिफ्थ स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये सारे स्टेप्स एक जगह पे नोट डाउन कर लिए, मतलब एक पेपर या मे भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए, सो दैट यू कैन चेक देम. अभी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है. ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल कराता हूँ. ठीक है, तो एग्जाम्पल हम करते हैं. सपोज हमको एक सिचुएशन दी गई कुछ इस तरीके से. ये एक वॉल है, ठीक है, ये ग्राउंड है. ठीक है, तो वॉल है, ग्राउंड है. हमने क्या करा, हाँ, यहाँ पर एक सरफेस ऐसे टेढ़ी बनी हुई है. ठीक है, इस टेढ़ी सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है. ये एक ब्लॉक है, दिख रहा है क्या? थोड़ा डार्क लग रहा है मुझे, इसको चेंज कर लेते हैं कलर को. ठीक है, तो एक ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक है, और ये सरफेस स्मूथ है, यानी कि कोई रफनेस नहीं, बहुत चिकनी सरफेस है. ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इस ब्लॉक को जैसे ही हम रिलीज़ करेंगे ये स्लिप करके नीचे आ जाएगा. तो इसको स्लिप करके नीचे जाने से रोकने के लिए हमने यहाँ पे एक थ्रेड बांध दी है. ठीक है, तो सोच के देखो ज़रा, ये थ्रेड तनी हुई होगी, ये टॉट होगी या नहीं होगी. ठीक है, तो ये सिचुएशन है, मतलब ये ब्लॉक इस तरह से पड़ा हुआ है. ठीक है, तो ये सिचुएशन हमको दे दी है कि भाई ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है, उसको एक इंक्लाइन सरफेस पे एक डोरी से बांध के ऐसे रख दिया गया है. ठीक है, अब मैंने तुमसे कहा, ठीक है, मैंने कहा कि भाई ये जो ब्लॉक दिख रहा है ना, इस ब्लॉक का FBD बना दो. ठीक है, तो देखते हैं कि क्या करेंगे. तो ठीक है, FBD ऑफ ब्लॉक. तो जब मैंने ये बात कही कि FBD ऑफ ब्लॉक बनाओ, जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे FBD किसका बनाना है, ठीक है, तो स्टेप 1 इज ऑलरेडी डन. स्टेप 1 था कि भाई डिसीजन लो किसका FBD बनाना है. हमने डिसीजन ले लिया, हमें ब्लॉक का FBD बनाना है. अच्छा, FBD क्यों बनाना है सर, क्यों बनाना है FBD? वो पहले बना लो, फिर आएगा कि FBD बनाने का फ़ायदा क्या होता है, कैसे सीखते हैं. तो हम एक लंबी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं. ठीक है, तो अभी अगर आपको इस बात का आंसर नहीं मिल रहा है कि ये जो भी हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इतनी राम कहानी, मतलब क्या क्या कर रहे हो पता नहीं, सबका मीनिंग है. ठीक है, सबका मीनिंग है, क्यों कर रहे हैं बिल्कुल समझ में आएगा. तुम अभी करना सीख लो पहले, उसके बाद मतलब कि ये एग्जाम्पल भी अगर मुझे देना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो तुम्हें आता होगा, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा हमने ये सीखा था और इसलिए सीखा था कि ये कर पाए हम. ठीक है, तो अभी सीखते जाओ बस. तो FBD बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इनफैक्ट पूरी मैकेनिक्स में, नॉट ओनली दिस चैप्टर. ठीक है, अभी आगे आने वाले जो जितने भी 4-5 चैप्टर हैं उनमें FBD बनाना ही सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है. FBD के बेसिस पर ही हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं कि क्या होगा. ठीक है, तो FBD इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल स्टेप. ठीक है, तो स्टेप 1 हमने डन कर दिया. अब स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है एनसर्कल द बॉडी. इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने पेन को, जैसे मैं बोर्ड पर और तुम लोग अपनी कॉपीज़ पे, इसको टच करोगे. ठीक है, और टच करने के बाद लिफ्ट किए बिना यू हैव टू एनसर्कल द बॉडी एंड यू हैव टू एनसर्कल ओनली द बॉडी. ठीक है, मतलब एक ऐसा क्लोजर बनाओ जिसमें कि वो केवल वो बॉडी आए जिसका तुमको FBD बनाना था. ऐसा करते समय तुम ये नोटिस करोगे कि तुम्हें कई जगहों पर जैसे लाइंस काटनी पड़ रही है, कॉन्टैक्ट ब्रेक करना पड़ रहा है. जैसे हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट एक ब्रेक करा, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट था, हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट ब्रेक करा. समझ आ रहा है कि पेन चलाते हुए ये पेन कई लाइनों को काटेगा, 2 सरफेसेस के बीच में से चला जाएगा. तो ये सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, मतलब कि इनको आइडेंटिफाई करो कि कहाँ कहाँ तुम्हें पेन बड़ा केयरफुली मूव करना पड़ रहा है क्योंकि तुम कॉन्टैक्ट कट कर रहे हो. तो ये था, ये था. ठीक है, तो हमने कॉन्टैक्ट पॉइंट नोटिस कर लिया. ठीक है, तो एनसर्कल हमने कर लिया है. ठीक है, एनसर्कल कर लिया है, नोटिस कर लिया कि कॉन्टैक्ट पॉइंट कहाँ कहाँ पर है. ठीक है, हमने कॉन्टैक्ट पॉइंट भी नोटिस कर लिए हैं. ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, इस इंक्लाइन सरफेस को डॉटेड बना देते हैं. और ठीक है, इंक्लाइन सरफेस को डॉटेड बना देते हैं और इस ब्लॉक को यहाँ पे बना देते हैं. अब देखो स्टेप 3 कहता है कि मतलब तुम्हें जिस बॉडी का FBD बनाना है ना उसे अलग से ड्रॉ कर लो, बाकी कुछ मत दिखाओ. अब मैंने इंक्लाइन प्लेन नहीं दिखाया, डोरी नहीं दिखाई, दीवार नहीं दिखाई, फ्लोर नहीं दिखाया, केवल ब्लॉक को दिखाया. और ब्लॉक कैसे रखा हुआ है उसको डिपिक्ट करने के लिए डॉटेड लाइंस का यूज़ कर लिया है मैंने. ठीक है, तो यानी कि मेरा सब्सटेंस तो केवल ब्लॉक ही बनाया है मैंने, बाकी तो केवल कौन कैसे रखा हुआ है वो दिखाने की कोशिश करी है. तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या करना है. तो जहाँ जहाँ पे कॉन्टैक्ट था वहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस आएंगे, यानी कि
जैसे एक तो मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिख रहा था, इस जगह पे डोरी, ठीक है, ये स्ट्रिंग आके ब्लॉक को टच करे, तुम चाहो तो ये पेन यहाँ से भी निकाल सकते थे स्ट्रिंग को ब्लॉक से अलग करते हुए, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग को या तो काट दो, कटी हुई स्ट्रिंग में ये जो टुकड़ा होता है इससे अवे की तरफ फोर्स लग जाता है, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रिंग थी ये इस हिस्से पर फोर्स लगाएगी इधर की तरफ। और अगर मान लो ये सपोज करो कंफ्यूजिंग लग रहा है कि सर ये क्या हो गया, ये स्ट्रिंग आपने बीच में से क्यों काट दिया, चलो एक काम करते हैं, फिर स्ट्रिंग को हम बीच में से काटते ही नहीं है, ठीक है। हमने ऐसे मान लो कि ऐसे पेन चलाया है, इससे तुम्हें शायद कन्फ्यूजन कम होगा, ठीक है। तो अगर हमने ऐसे पेन चलाया है तो इसका बेनिफिट, अब मतलब बेनिफिट क्या, अब समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो कांटेक्ट पॉइंट मेरा एक यहाँ पे था और ये स्ट्रिंग के साथ कांटेक्ट था। स्ट्रिंग का फोर्स कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने सिखाया था, एरो ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग इधर ही थी, हमने ड्रॉ नहीं करी है लेकिन थी तो इधर ही, तो ये स्ट्रिंग का फोर्स हो गया और ये एन फोर्स हो गया, ठीक है। फ्रिक्शन है नहीं, वरना फ्रिक्शन भी ड्रॉ करते, फ्रिक्शन को ड्रॉ करना हम सीखेंगे। तो हमने तीसरा स्टेप हमने एनसर्कल कर दिया और फिर तीसरा स्टेप था ड्रॉ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, हमने कॉन्टैक्ट फोर्स ड्रॉ कर दिए। फिर फोर्थ स्टेप था ड्रॉ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पे mg है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, ठीक है, स्यूडो फोर्स की अभी जरूरत नहीं है, तो हमने FBD बना दिया है। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। आ रहा समझे बच्चों, ये डायग्राम अगर तुम लोग सही बनाना सीख गए, ठीक है, जो कि सीख जाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखते, ठीक है, तो ये डायग्राम अगर सही बनाना आ गया तो एक मेजर अचीवमेंट होगा तुम्हारा मैकेनिक्स को प्रॉपरली समझने की दिशा में, ठीक है। सो दिस इज द FBD ऑफ द ब्लॉक केप्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। FBD बनाने के बाद क्या करना होता है, इसके ऊपर आएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे, मतलब कि पहले FBD बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, फिर ये देखेंगे कि FBD का यूज कैसे किया जाता है, यानी कि उसको कैसे यूज किया जाता है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था, और कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं बच्चों, ठीक है। तो और कुछ सिचुएशंस लेते हैं हम, ठीक है। ये हमने एक ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया था, दिस वाज वन ऑफ द सिचुएशन। चलो अब हम एक सिंपल सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। देखो ये, चलो इसी को एक्सटेंड करता हूँ मैं, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। तो ये एक डबल इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और इसके टॉप पे यहाँ पे ना एक पुली लगा रखी है हमने, ठीक है, इसके ऊपर एक पुली लगा रखी है और एक स्ट्रिंग ऐसे गई और यही स्ट्रिंग इस तरफ ऐसे चली गई है, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे एक डिफरेंट ब्लॉक है, इसका मास m1 मान लेते हैं, इसका मास m2, ठीक है। ये सरफेस स्मूथ है यानी कि कोई फ्रिक्शन नहीं है और ये सरफेस भी स्मूथ है यानी कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड भी स्मूथ मान लो, ठीक है, ग्राउंड भी स्मूथ मान लो, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब अगर मैंने तुमसे कहा कि भाई तुम m1 का FBD बनाओ, m1 का FBD, ठीक है। अब तुम पूछोगे सर ये मूव कर रहा है कि नहीं, ये नीचे जा रहा है कि ऊपर, उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नीचे जा रहा है कि नहीं ऊपर जा रहा है, ये एक्चुअली FBD बना के डिसीजन लेते हैं। और ये नीचे जा रहा होगा तब जो FBD बनेगा, ऊपर जाने पे भी FBD तो वही बनेगा, तो फर्क नहीं पड़ता। तो FBD के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो आई वुड वांट कि अब ये आप एक बार खुद ट्राई करो और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करो, ठीक है। तो FBD ऑफ m1, तो जैसे ही मैंने m1 डिसाइड किया, ठीक है, तो मेरा डिसीजन तो हो गया कि मेरे को किसको बनाना है। अब मैं इसको एनसर्कल करने वाला हूँ, ठीक है। तो एनसर्कल करने के लिए मैं पेन टिकाऊंगा, फिर पेन उठाए बिना इसको सर्कल करूंगा और ये देखो, ठीक है। अगेन मैंने दो जगह बड़ा केयरफुली कॉन्टैक्ट ब्रेक किया है, कौन सी है वो दो जगह, तो उसके लिए मैं एक डॉटेड लाइन बना लूँ ताकि मुझे m1 की ओरिएंटेशन सही तरीके से दिखाई देती रही कि m1 ब्लॉक रखा कैसे था। सो दिस इज हाउ m1 वाज केप्ट, ठीक है। ये एंगल मान लेते हैं, ये एंगल θ1 था, तो ये डॉटेड लाइन जो है ये θ1 इंक्लिनेशन पे होनी चाहिए। अब मैं अगर फोर्सेस ड्रॉ कर रहा हूँ तो m1 के ऊपर इधर लगेगा टेंशन, m1 के ऊपर इधर लगेगा नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो गए कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएंगे m1 इंटू जी, ठीक है। तो ये m1 का FBD बन गया, एग्जैक्टली वैसा बन गया जैसा प्रीवियस केस में था, ठीक है। इसी तरीके से तुम m2 का FBD खुद भी ट्राई कर सकते हो बच्चों, ठीक है। m2 का तुम खुद ट्राई करो, मैं यहीं पर फिनिश कर देता हूँ। m2 पे इधर टेंशन आ जाएगा, इधर नॉर्मल आ जाएगा, जो कि एक डिफरेंट वैल्यू लिखनी चाहिए, इसको n1 लिख देते हैं, ये n2 लिख देते हैं। टेंशन सेम होगी बिकॉज सेम स्ट्रिंग है, ठीक है। और नीचे की तरफ m2g, देखो इस तरह का FBD बन जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। और FBD बनाते हैं, ठीक है, FBD बनाने की और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं अब सिचुएशन ऐसी है, ये ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड पर हमने एक ब्लॉक रखा,
ठीक है, सपोज M2 मास का, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया M1 मास का, इसको A का नाम दे देते हैं, इसको B का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 2 ब्लॉक इस तरीके से रखे हुए हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि चलो M1 का FBD बनाओ और चलो M2 का भी बनाओ, लेकिन एक एक करके बनाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो पहले हम कहते हैं कि लाओ FBD ऑफ M1 ड्रॉ करते हैं। अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, मुझे अभी याद आया, यहाँ पे एक जगह पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो FBD ऑफ M1 बनाएंगे तो हमारा स्टेप 1 तो डन हो गया, हमने डिसाइड कर लिया है, ठीक है। स्टेप 2 है एनसर्कल करने का, तो एनसर्कल करेंगे तो पेन टिकाया, पेन चलाया, तो केयरफुली तो मुझे केवल M1 और M2 के बीच में ही पेन को चलाना पड़ा, यानी कि कांटेक्ट केवल M1 और M2 के बीच में ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि भाई लो M1 ब्लॉक को बना लो और कांटेक्ट फोर्स ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स किधर हुआ, कांटेक्ट फोर्स इस सरफेस, तुम चाहो तो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे एरो भी ड्रॉ कर सकते हो, या तुम चाहो तो ऐसे एरो भी ड्रॉ कर सकते हो, एक ही करना, दोनों नहीं करने, ठीक है, लेकिन कोई सा भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, वेक्टर्स में मैंने बताया था इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, एक वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं बिना उसकी डायरेक्शन चेंज करे, इससे वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉर्मल, इसका नाम रख देते हैं N1, इसका नाम रख देते हैं N1। ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। व्हाट अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, वो आ जाएगा M1G, ठीक है। सो दैट फिनिशेस द FBD। अभी हमें सीडो फोर्स नहीं बनाना है, सो दैट फिनिशेस द FBD। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये अब हम M2 का भी बना लेते हैं, ठीक है, M2 का FBD भी बना लेते हैं। तो M2 का FBD जब बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो M2 का जब FBD बनाएंगे, देखो M2 को एनसर्कल करने के लिए 2 जगहों पर कांटेक्ट ब्रेक करना पड़ा, M1 और M2 का, और M2 और ग्राउंड का, ठीक है। तो इसका मतलब 2 जगह पे कांटेक्ट फोर्स जाएंगे, तो ऊपर से नीचे जो मैं बनाऊंगा वो N1 ही होगा। क्यों N1 होगा, क्योंकि ये N1 B ने A पे लगाया था, इसका रिएक्शन A B पे लगाएगा, तो रिएक्शन तो इक्वल होगा, ठीक है। तो इक्वल होगा, इसीलिए सेम सिंबल से रिप्रेजेंट करो। ग्राउंड इसके ऊपर लगा देगा N2, ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो गए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाएगा M2 इंटू G। सो दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ दी FBD। अभी और भी ड्रॉ करेंगे, बहुत सारे FBD ड्रॉ करते रहेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो FBD ड्रॉ करने का तरीका तो ये है, ये बता रही समझ में, ठीक है। अब हाँ, अब इसमें एक कन्फ्यूजन जो बच्चों को आता है, सर M1 का वेट कहाँ गया, M1 का वेट, अरे ये ब्लॉक M1 M2 के ऊपर रखा हुआ है, वो भी तो उसके ऊपर वजन डालेगा, कहाँ गया वो वजन, क्यों नहीं बनाया आपने। तो बच्चों मैंने जो रूल्स बताए हैं, उन रूल्स के बेसिस पर जो फोर्स बनने चाहिए तुम वही बनाना, वही सही है। देखो M1 का जो वेट है उसका काम था इस N1 की वैल्यू को नॉन जीरो कर देना, समझ आ रहा है। मतलब M1 का वेट डायरेक्टली M2 पर नहीं आ रहा है, वो N1 के थ्रू लग रहा है। मतलब कि जिस चीज़ को तुम M1 का एक्चुअली वेट समझ रहे हो वो N1 का वेट नहीं है, वो N1 ने जो नॉर्मल फोर्स लगाया है वो है, और वो नॉर्मल फोर्स हम इंक्लूड कर चुके हैं। सोच के देखो, वेट कौन लगाता है, वेट अर्थ लगाता है, तो अर्थ ने M1 पे फोर्स लगाया है, वो हमने ड्रॉ किया है M1G, समझ आ रहा है। तो M1G फोर्स जो है, M1G फोर्स मतलब जिनके दिमाग में भी ये बात आई कि सर आपने इसके ऊपर M1G ड्रॉ क्यों नहीं किया, क्योंकि M1 ब्लॉक के ऊपर जो M1 का वेट भी तो M2 के ऊपर लगेगा, M1 का वेट M2 पर नहीं लगेगा, M1 का रिएक्शन M2 पर लगेगा। वेट तो अर्थ एक्सर्ट करता है, और जिसके पास मास होता है उसके ऊपर एक्सर्ट करता है। जैसे M2 के पास M2 मास था तो M2G लग गया, M1 के पास M1 मास है तो M1G लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ रही है। मतलब इन वेरी सिंपल वर्ड्स, जो FBD बनाने के रूल्स मैंने बताए तुम तो उनको फॉलो करो, ठीक है। उनके हिसाब से जो फोर्स आने चाहिए वही सही है, और उनके हिसाब से जो फोर्स नहीं आने चाहिए वो नहीं आने चाहिए, ठीक है। अब सवाल आता है कि चलो सर हमने FBD बनाना सीख लिया, अब इस FBD का करे क्या, ठीक है, कुछ फायदा भी है FBD बनाने का। तो देखो फायदा समझते हैं। सपोज क्वेश्चन ऐसा होता, सपोज M1 की वैल्यू हमको दी जाती मान लो 5 kg, और M2 की वैल्यू सपोज हमको दी जाती मान लो 10 kg, और हमसे पूछते कि अच्छा बताओ भाई N1 इन दोनों ने एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रखा है, और ग्राउंड ने M2 पे कितना फोर्स लगा रखा है। तो हम कैसे करते, देखो हम कहते हैं कि हमारा आर्गुमेंट इस तरह से स्टार्ट होता है कि भाई हमें M1 रेस्ट पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमें अगर M1 रेस्ट पे दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियसली उसका एक्सेलरेशन 0 है, और न्यूटन ने हमें बताया था कि अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स निकालने के लिए मुझे कोई ऐसा फिगर तो दिखाई दे जिसमें सारे फोर्सेस हो, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें वो फोर्सेस ड्रॉ करते हैं जो M1 पर एक्ट कर रहे हैं। M1 ने जो फोर्स लगाए उससे मतलब नहीं है, M1 का मोशन इस बात से गवर्न होगा कि उस पर कितने फोर्स लगे हैं,
ठीक है, उसने कितने लगाए हैं इससे गवर्न नहीं होगा। ठीक है, मतलब M1 अलग अलग चीज़ों पे फोर्स लगा सकता है और सबका रिएक्शन M1 पे लगेगा। M1 खुद मूव करेगा नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि M1 पे कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो FBD में वो फोर्सेस रिप्रेजेंटेड होते हैं। तो हम इसको देख के, अगर मैंने ये डिक्लेयर किया था कि भाई M1 पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए और उसके बाद ये M1 का FBD है, तो मुझे दिख रहा है कि N1 की वैल्यू जो है ये सर्टेनली M1G के बराबर होनी चाहिए, तभी तो कैंसिल होकर 0 आएगा, यानी कि ये 50 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अज्यूमिंग G इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से मैं कहूँगा कि भाई M2 भी मुझे रेस्ट पे नजर आ रहा है। अब M2 अगर रेस्ट पे नजर आ रहा है तो न्यूटन ने कहा था कि अगर बॉडी लगातार रेस्ट पे नजर आए, उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस डायग्राम में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि ये M2 का FBD है, इसमें वो सारे फोर्स नजर आ रहे हैं जो M2 पर एक्ट कर रहे हैं, तो इस पर भी नेट 0 होना चाहिए। तो टोटल अपवर्ड फोर्स कौन कौन से हुए? टोटल अपवर्ड में तो केवल N2 है, और टोटल डाउनवर्ड कितने हुए? टोटल डाउनवर्ड हो गया N1 प्लस M2G। तो इसका मतलब N2 की जो वैल्यू है वो N1 प्लस M2G। N1 कितना आया था? वो 50 आ गया था। M2 कितना है? M2 हमने 10 लिया था, तो ये आंसर हो जाएगा 150 न्यूटन। ठीक है, समझ में आ रहा है मतलब कि FBD बनाने का यूज कहाँ पर है, मतलब FBD क्यों बनाते हैं? FBD हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम नेट फोर्स को इजीली निकाल सकें। यहाँ पे हमें नेट फोर्स को 0 से इक्वेट करना था, क्योंकि मोशन नहीं था। अगर मान लो मोशन होता तो नेट फोर्स को हम 0 से इक्वेट ना करके हम मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करते, जो कि न्यूटन ने कहा है नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स निकालो, अगर एक्सेलरेशन है तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर तुमने नेट फोर्स निकाला है उस ऑब्जेक्ट के मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, करेंगे अभी, ये सब भी करेंगे हम। ठीक है, तो समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो FBD का यूज इस तरीके से होता है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन में जाऊँ, या चलो इस इन क्वेश्चंस में जाता हूँ कि सपोज करो क्वेश्चन कहता है कि भाई यहाँ पे भी दोनों ब्लॉक रेस्ट पे है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ब्लॉक रेस्ट पे हैं, तो तुम बताओ कि भाई टेंशन कितनी है। ठीक है, तो ये चलो मैं भी बताता हूँ, इसको करना बताता हूँ। हमने FBD बनाना सीख लिया ना। ठीक है, अब FBD का यूजेज क्या है वो सीखते हैं। ठीक है, तो FBD का यूजेज देखो, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस तरह के। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, देखो ये, चलो थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल दे, मेरे दिमाग में कुछ और था लेकिन डिफरेंट एग्जांपल देते हैं। हमने जो पहले कर रखा है एक बार उसी पे वापस चलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने FBD बना लिया था ये। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये ब्लॉक रेस्ट पे है, ये ब्लॉक अगर रेस्ट पे तो स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है वो बताओ। स्ट्रिंग में जो फोर्स लग रहा है, स्ट्रिंग में जो फोर्स लगा रखा है वो कितना है। ठीक है, तो वापस से हम वही कहेंगे कि भाई ब्लॉक तो हमें रेस्ट पे नज़र आ रहा है। ब्लॉक अगर रेस्ट पे नज़र आ रहा है तो न्यूटन भाई साहब के अनुसार एक्सेलरेशन 0 है और नेट फोर्स भी 0 होगा। तो अगर नेट फोर्स 0 है, ठीक है, अगर नेट फोर्स 0 है तो फिर हम क्या करेंगे, नेट फोर्स को 0 करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। ये ना प्रीवियस एग्जांपल के अंदर मुझे बड़ी आसानी से दिख रहे थे कि भाई ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे सारे वर्टिकल फोर्सेस थे, तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया ना। यहाँ पे तो ये 3 अलग अलग डायरेक्शन में, अब क्या करें? तो भैया हमने वेक्टर्स चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वेक्टर चैप्टर देखा है, आपने रेजोल्यूशन देखा है, और आपने रेजोल्यूशन की प्रोसेस को यूज करके मल्टीपल वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालता है, होप आप लोगों ने देख रखा है। नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख के आओ, क्योंकि वहां से फिर अब हमें वो वेक्टर वाली नॉलेज को इन्वोक करना पड़ेगा। ठीक है, हमें समन करना पड़ेगा उस वेक्टर चैप्टर की जो नॉलेज थी उसको। मतलब कि अब सवाल ये है कि इन 3 का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए, इन 3 का रिजल्टेंट 0 करना है हमें, तो वो कैसे करें। तो अगर तुमको याद हो, मैंने बताया था कि अगर वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं तो हम 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारे वेक्टर्स को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन कोई सी भी हो सकती है। जब चीज़ रेस्ट पे होती है तो कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, इधर जगह क्रिएट कर दो, ये क्या हो गया, तो यहाँ पे थोड़ी जगह क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे इन तीनों का रिजल्टेंट को 0 करना है। कैसे करूँगा मैं? इनके रिजल्टेंट को 0 करने के लिए, मतलब FBD बनाने के बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन चूज कर ले। मैंने ये वाली और ये वाली चूज करी है, और सारे वेक्टर्स को इनमें ब्रेक कर दें। ब्रेक करने का क्या मतलब हुआ?
जैसे देखो टेंशन पूरी तरह से इसी लाइन के अलॉन्ग है, उसको ड्रॉ कर लो बिना किसी चेंजेस के। नॉर्मल पूरी तरह से इसके अलॉन्ग है, उसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। लेकिन mg इनके अलॉन्ग नहीं है, ठीक है। रादर अगर ये एंगल थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा, तो ये वापस थीटा बन जाएगा। अब तुम्हें याद है रेजोल्यूशन कंपोनेंट्स लेना, तो mg का मुझे अगर कंपोनेंट चाहिए तो इस डायरेक्शन में mg के मुझे दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर वाला कंपोनेंट, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो इधर वाला कंपोनेंट बनेगा mg cos थीटा, ठीक है, और फिर इधर वाला कंपोनेंट बन जाएगा mg sin थीटा। अब जो बच्चे इस वाले स्टेप से कंफ्यूज हो गए हैं कि सर ये क्या कर दिया आपने, बच्चों तुम्हारे कंफ्यूज होने का कारण फिर ये है कि तुमने वेक्टर्स चैप्टर में रेजोल्यूशन वाला पार्ट में भी सीखा नहीं है, में भी देखा नहीं है, या देखा और सीखा था तो तुम भूल गए हो। तो मेरे वेक्टर्स चैप्टर सेम इसी सीरीज में जो मैंने वेक्टर्स चैप्टर में रेजोल्यूशन वाला पार्ट कवर किया था, जहां तक है वो वेक्टर्स का 3rd सेशन में शायद कवर किया होगा मैंने, ठीक है। आप उसको दोबारा देखिए और उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो वहां पे हमने सीखा था कि हम किस तरीके से मल्टीपल वेक्टर्स को केवल 2 डायरेक्शन में ब्रेक कर देते हैं। फायदा ये होता है कि अब अगर नेट वैल्यू मुझे 0 कर ली है तो इस डायरेक्शन के फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इस डायरेक्शन के फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यानी कि मुझे पता लग गया कि जो t की वैल्यू है ये है mg sin थीटा, ठीक है, और जो n की वैल्यू है ये है mg cos थीटा। देखो आ रहा है क्या समझ में, ठीक है। तो FBD बनाना एक स्टेप होता है। FBD बनाने के बाद हमें नेट फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए इजी केसेस में हमें कुछ खास नहीं करना पड़ता, जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा था। लेकिन जब फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं तो हमें उन्हें 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना होता है और फिर नेट वैल्यू निकालनी होती है। ये जो प्रोसेस है रिजॉल्व करके नेट वैल्यू निकालना, ये वेक्टर्स चैप्टर में मैंने सिखाई है। तो जिनको नहीं आती, जिनको याद नहीं है, उनको वेक्टर्स रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो अब जैसे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ, यहाँ पे भी जैसे हमने कहा था कि भाई यहाँ पे सपोज दोनों ब्लॉक रेस्ट पे थे, ठीक है, दोनों ब्लॉक रेस्ट पे थे। क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा मासेस में रिलेशन निकालो, मतलब कि m1 m2 ये एंगल थीटा मान लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा m1 m2 में रिलेशन निकालो अगर दोनों रेस्ट पे है, तो हम क्या कहेंगे, अच्छा दोनों रेस्ट पे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन 0 होगा। तो हमने ये FBD बना रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, मैं यहीं पे कर देता हूँ तो आसान पड़ेगा, जगह भी बचेगी, ठीक है। हम कहेंगे कि लाओ भाई 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस को ब्रेक करो। कौन सी है वो 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, भाई ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इन्हीं को चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्शन अगर मैं चूज करूंगा, ठीक है, तो नोटिस करो कि इस t को मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं थी, दोबारा ड्रॉ कर लिया ताकि तुमको पता लग जाए, ठीक है, कि ड्रॉ हो गया है, वो उसको कंसिडर कर लिया गया है। इस n को छेड़ने की जरूरत नहीं थी, इस mg को छेड़ने की जरूरत है। और कैसे, देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा 1 बनेगा, तो ये एंगल थीटा बन जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो m1g का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा ये m1g cos थीटा आएगा, और फिर इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा ये m1g sin थीटा आएगा। इसको हटा दो, क्यों हटा दो, क्योंकि इसको हमने 2 अलग तरीके से इसको हमने ब्रेक करके कंसिडर कर लिया है। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन देखो इस डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो t इज इक्वल्स टू m1g sin थीटा, ये एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और दूसरी इक्वेशन इस डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करके बन जाएगी, जो कि बनेगी n इज इक्वल्स टू m1g cos थीटा, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। हमारा क्वेश्चन क्या था कि मासेस में रिलेशन निकालो, अगर पूरा सिस्टम सब कुछ अगर रेस्ट पे है तो मासेस में रिलेशन निकालो। अभी तो मुझे m1 का t पे डिपेंडेंस पता लगी है, आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया ये, ओ मैं पीछे चला गया था। ओ आई थिंक m2 का FBD इस पेज पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। m2 का FBD मिट गया है शायद, आई डोंट नो, ठीक है। तो m2 का FBD फिर से बना लेते हैं, हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो m2 का अच्छा m2 का FBD हमने यही बना रखा था, सॉरी मैं ठीक है। तो m2 का FBD मैं एक बार यहाँ पे दोबारा से बना देता हूँ। m2 के FBD में हमने क्या क्या बनाया था, m2 का FBD में हमने बनाया था एक n2, ठीक है, हमने बनाया था एक टेंशन सेम क्योंकि स्ट्रिंग सेम थी, और हमने बनाया था m2g, ठीक है, और ये एंगल है थीटा 2 एक्चुअली, ये एंगल है थीटा 2, ठीक है। तो अब वापस देख लो, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में अगर मैं चीज़ों को ब्रेक करूंगा, ठीक है, इन दोनों में अगर मैं ब्रेक करूंगा तो देखो टेंशन को हम नहीं छेड़ेंगे, ये t ही रहेगा। नॉर्मल को हम नहीं छेड़ेंगे, ये क्योंकि ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है।
m2, देखो ये एंगल θ2 था तो ये 90 माइनस θ2 तो ये θ2 बनेगा। तो mg का इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट बनता है तुम उसको थंब रूल की तरह भी याद रख सकते हो, वो mg cos थीटा ही बनता है, ठीक है। और इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल जो बनता है वो m2g sin थीटा ही बनता है अगर थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, हम इस डायरेक्शन के इसको हटा देते हैं, हम इस डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी m2g साइन ऑफ θ2, ठीक है। इस डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो n2 इज इक्वल्स टू m2g cos θ2 ये आ जाएगी। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। अब नोटिस करो कि अगर मैं 1 और 3 इक्वेशन में t को इक्वेट कर दूं, दोनों से t को निकाल दूं तो हमारा काम हो गया है। जैसे यहाँ पे कितना रहा, m1g sin थीटा 1 है ये, ठीक है। तो हम लिखेंगे मतलब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, हम लिखेंगे m1g sin थीटा 1 इज इक्वल्स टू m2g sin थीटा 2, g कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो आंसर है वो है m1 sin थीटा 1 इज इक्वल्स टू m2 sin थीटा 2। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो किस तरीके से सॉल्व करना है, मतलब जनरल स्टेप्स क्या रहेंगे कि कोई चीज़ रेस्ट पे दे रखी है, अगर रेस्ट पे दे रखी है तो, अगर रेस्ट पे नहीं दे रखी है तो क्या करना है मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन अगर कोई चीज़ रेस्ट पे दे रखी है, ठीक है, तो उसका एफवीडी बना लो और एफवीडी बनाने के बाद तुम्हें फोर्सेस नजर आने लगेंगे, यानी कि वेक्टर्स नजर आने लगेंगे। इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट तुम्हें जीरो करना है। रिजल्टेंट जीरो करना ये हमने वेक्टर चैप्टर में सीखा था, उसकी नॉलेज हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमने एफवीडी बनाना भी सीख लिया है और एफवीडी को यूज़ कैसे करना है वो भी सीख लिया है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। एफवीडी बनाना सीख लिया है, एफवीडी को यूज़ कैसे करना है वो सीख लिया है। तो बच्चों आज मेरे ख्याल से हम यहीं तक करते हैं, क्योंकि इसके आगे अगर मैं जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको पिक करूंगा तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।